सबसे बड़ा मसला, जिस मसले को भी मेरा ख्याल है आज हम डिस्कस करेंगे वो सबसे बड़ा ही है। चाहे हम पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल डिस्कस करें तो वो सबसे बड़ा मसला है। फिर हम अगर सियासतदानों की सियासत की सूरत हाल डिस्कस करें तो वो भी सबसे बड़ा मसला है। फिर हम अगर इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल देखें तो वो भी सबसे बड़ा मसला नज़र आता है। फिर हम अगर सुप्रीम कोर्ट की या अदालतों की सूरत हाल देखें तो वो भी सबसे बड़ा मसला नज़र आता है। आपके नज़दीक एक सोच समझ रखने वाले, लिखने पढ़ने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे आपको पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस मसले की तरफ भी देखें लगता है कि सबसे बड़ा मसला यही है। बस मुख्तलिफ चैनल्स पे आप प्रोग्राम देखें, अखबारात के अगर आप कॉलम देखें तो जिस भी मसले को उठाते हैं तो वो होस्ट भी और जो मेज़बान है और मेहमान है वो सारे उसी मसले को लेके चलते हैं। तो अवाम को लगता है ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। मेरा ख्याल है कोई मसला की तरह बड़ा कोई भी नहीं होता। जब आप किसी मसले को हल ही ना करना चाहें तो वो छोटा सा मसला भी बड़ा मसला लगना शुरू हो जाता है, एक बड़ा मसला बन जाता है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि इस वक्त बड़ा मसला कोई नहीं है? इस वक्त बड़ा मसला ये है कि हम कोई मसला हल करना ही नहीं चाहते। असल मसला ये है, ये मसला कि हमारे यहाँ मसाइल को हल करने का जो दायिया है वो रुझान ही नहीं है। रुझान ही नहीं है, ठीक है। यानी हम एक मसले को लेके लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि लोग अपने मसाइल भूल के उस मसले के पीछे पड़े रहें। ये बड़ी खूबसूरत और बात उनको ये ना लगे कि वो महंगाई में पिस रहे हैं, उनको उनके जमहूरी हकूक नहीं मिल रहे, उनको शहर के जो है वो उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है, रोज़गार की फैसिलिटी नहीं है। हम हर मसले को इतना बड़ा मसला बना के पेश कर देते हैं कि उसको बेचारे को लगता है कि जैसे ये मुल्क ही शायद खुदा ना खासा कायम नहीं रहेगा, शायद आने वाले हालात इससे भी बुरे होंगे। भाई 70-75 साल से हुकूमतें हैं, मुल्क में कभी ये नहीं हुआ कि कोई हुकूमत नहीं है। माशाल्लाह भी है तो वो भी एक हुकूमत है, ठीक है। पीछे उसके नीचे 30-35-40 लाख सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। लेकिन कभी मैंने किसी बजट में नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने कहा हो जाए ये पाकिस्तान का मसला है, बजट में हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। वो तो बजट में नया कर्जा लेने की प्लानिंग करते हैं, यानी वो पुराने सारे मसाइल के साथ हर साल एक नया मसला खड़ा कर जाते हैं, मजीद कर जाते हैं, मजीद करता। यानी पिछले साल हमने फ़र्ज़ करें 200 अरब सूद अदा किया था तो मुबारक को अगले साल हम 250 अरब सूद अदा करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने इस दफ़ा नया कर्जा लेने का सोचा हुआ है। बस जब आपने कोई कर्जा उतारना नहीं है, जब आपने इनकम नहीं बढ़ानी अपनी, जब आपने अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं करनी, तो कोई जब देखे ना एक घर में एक इंडिविजुअल है, उसके घर में पानी का नल भी खुला हुआ है, सारे पंखे और लाइटें भी जल रही हैं, गैस का चूल्हा भी खुला हुआ है, तो मुझे ये बताएं उसको तबाही के लिए किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत है? तो पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि ख़जाना है जिसके अंदर धड़ाधड़ सरमाया आ रहा है। लोग देखें ना हर रोज़ टैक्स इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जब उस ख़जाने की बोरी को आप हज़ारों सुराख कर दें तो वो कभी भी नहीं भरेगा। तो मसला ये है कि अगर आप सोचना चाहें कि हमने इस मसले का सलूशन निकालना है तो आप सलूशन की तरफ चले जाएंगे। तो मैंने तो किसी गवर्नमेंट को सलूशन के ऊपर बात करते नहीं देखा। मैं इलेक्शन में वो कहते हैं जी हमारा ये एजेंडा है, हम यूँ करेंगे, और जब इलेक्शन हो जाता है तो किसी ने कभी भी स्वाय पॉलिटिकल मोटिव वाले, मैं जिसमें उनकी अपनी कोई कमाई है या वोट बैंक बढ़ सकता है, उन्होंने कोई मुल्क का मसला हल करने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। नहीं अब्दुल्ला साहब, ये नून लीग तो बड़ा दावा कर रही है कि हमने तो अपनी पॉपुलैरिटी की कॉस्ट पर पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है वो केयर टेकर, वो पिछली 16 महीने की हुकूमत भी संभाली थी और अब भी हमने हुकूमत संभाली है। हालांकि हुकूमत ना संभालना सियासी तौर पर ज़्यादा वाइज फ़ैसला था, लेकिन हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी अवामी मकबूलियत को दाव पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक है। तो क्या मुल्क बच गया? अगर तो मुल्क बच गया है तो फिर तो उनकी बात को मैं समझता हूँ कि ठीक है। नहीं अब्दुल्ला साहब, वो इमरान खान साहब के दौर में कहा जाता था ना कि वो डिफ़ॉल्ट पर चला गया था। तो भाई अभी भी मुल्क की पोजीशन कमोबेश हुई है। देखें ना, अगर आप IMF से नया कर्जा नहीं लेते तो पुराने कर्जे के बावजूद आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। देखिए आपने जो है इकनॉमिक अगर कंडीशन हम देखें तो एक तरफ हम कहते हैं कि इकनॉमिक कंडीशन तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ जाए, मुल्क में अमन अमान ठीक ना हो जाए। तो इस गवर्नमेंट ने अमन अमान के हवाले से या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से
क्या किरदार अदा किया? कोई किरदार अदा नहीं किया। यानी जिस तरीके से नून लीग 20 साल पुरानी हुकूमत कर रही थी, इस हुकूमत में और उस हुकूमत में कोई फ़र्क है? पॉलिटिकल माइंडसेट में सिवाय इसके कि इस वक्त अपोजिशन की 5-6 पार्टियाँ मिल के वो काम कर रही हैं जो नून लीग अकेले काम किया करती थी। यानी किसी दूसरी पार्टी का माइंडसेट इस गवर्नमेंट में नज़र आ रहा है, किसी का कोई माइंडसेट नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूर के लिए कुछ अच्छा करती है, कानून साजी कम से कम वो जमहूरी रवायात के हवाले से काफ़ी अच्छी करती है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में उनका तो कोई इसमें रोल नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट क्लेम, देखिए पोलिटिकल क्लेम है उनका कि हम मुल्क बचाने के लिए आए हैं, और गवर्नमेंट में आकर उन्होंने क्या कुछ बचाया है ये लोग सारे जानते हैं। अच्छा, तो अब्दुल्ला साहब, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मसले को हल नहीं करना चाहते, चाहे वो पॉलिटिकल मसला हो, चाहे वो मुआशी मसला हो। असल में ना हमारी जो गवर्नमेंट हैं, और गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट की हर पॉलिसी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट हैं। उस पर अमल दरामद भी ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के बाकी जो हम कहते हैं जो सतून है मुकन्ना के अलावा वो दिलिया भी है और हमारी आर्मी भी है। पाकिस्तान में तो यूँ लगता है कि जैसे ये मसाइल जो है ना वो इनकी कमाई का ज़रिया है। अब किसी भी पैरामीटर को उठा के देख लें, पाकिस्तान के अगर मसले हल होना शुरू हो जाए तो इनके तो बहुत सारे जो है इख्तियार तो ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये पाकिस्तान की बदअमनी के नाम पे हमने अपने जो दफाई इदारे हैं उनको बेपना इख्तियार दे दिए हैं। वो इख्तियार भी दे दिए हैं कि जिसकी अखलाकियत में कोई गुंजाइश नहीं। जैसे फ़ोन कॉल टेप करना एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अखलाकी लिहाज से एक इंतहाई मयूब है। यानी जो कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि एक जासूसी मत करो, मतलब बगैर वजह के। लेकिन अब्दुल्ला साहब, इस वक्त आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, KPK में है, दहशतगर्दी हो रही है, तो क्या फ़ोन टेप नहीं करने चाहिए? उसकी वजह से आप लाहौर में तो फ़ोन टेप ना करें आप। भाई जिसकी ज़रूरत है, आपको डाउट है 10 लाख बंदों के ऊपर, तो 10 लाख का फ़ोन टेप कर लें आप तो 25 करोड़ बंदों का फ़ोन टेप कर रहे हैं। आपने तो हर एक आपने तो ब्लैंकेट जो है आपने अप्रूवल ले ली है। मतलब ये कि ये जो हमारे मसाइल हैं ये किसी ना किसी इदारे की कमाई है। अगर पाकिस्तान में अदालती सिस्टम की तरफ आप आ जाएँ, अगर मुकदमा ख़त्म हो जाएँ, तो इतने जज आप रखेंगे दिल्ली में? इतने जज नहीं होंगे तो इतनी एलिवेशन कैसे होंगी? जी अब्दुल्ला साहब, सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, आइन को रीराइट करना नहीं है। तो इस फैसले में तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नया आइन लिखने की कोशिश की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर मुदाखलत की ज़रूरत नहीं थी तो ये पार्टियां और इलेक्शन कमीशन पहले ही कहते थे जी आपकी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, ये तो इख्तियार हमें हासिल है, ये हमें काम करने दें। ठीक है। जब वो अदालत का उन्होंने एक आप पेश हो गए और अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कबूल नहीं है, लेकिन वह आईनी तौर पे आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। तो इलेक्शन नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला करे या देखिए, उसको अभी आइन में है कि सुप्रीम कोर्ट से उससे बड़ा बेंच जो है वो उसको सुन सकता है। अच्छा, या रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। नहीं, रिव्यू पिटीशन तो उन्हीं के पास जाएगी ना। जी नहीं, मतलब उसका तरीकाकार मौजूद है ना। उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप असम्बली में उस डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दें। इस तरह करेंगे तो फिर कोई भी मसला कभी हल नहीं होगा। वैसे आपको नहीं लगता कि हुकूमत तुली बैठी है? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना एक इंतहाई कंफर्टेबल जोन में बैठी हुई थी। 2/3 अक्सरियत उसके पास थी, गवर्नमेंट के पास। इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट की सीटें जो हैं 228 से कम होकर 209 रह गई हैं। 2/3 खत्म हो गई, लेकिन 224 पे 2/3 अक्सरियत बनती थी। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को जो ये लिबर्टी थी कि हम जो चाहेंगे इस मुल्क में कर लेंगे, वो छिन गई, वो उनसे छिन गए। ठीक है। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा, 18, 19, 20 बंदे आपके हवारी लाखों करोड़ों के मुफादा से महरूम हो गए। कितने ही उनके अजीज़ हैं और जब रोते जिनको अकोमोडेट किया उन्होंने अकोमोडेट किया था। अब ये ना वो इंसल्ट फील कर रहे हैं कि भी इनको अभी महीना 2 महीने हुए और हम वो गाड़ियाँ छिन जाएंगी, छिन गई है सारी की सारी। तो ये जो है ना वो उनसे ये अपनी इंसल्ट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हालांकि ये उनको अच्छी तरह से पता कि ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए थी या नहीं, इनकी नहीं बनती थी। देखे ना, तनासब के हिसाब से है ना, जो बंदा मौजूद नहीं है, ये कहाँ पे लिखा है कि पूरे का पूरा हिस्सा बांटा जाएगा, तनासब के मुताबिक मिलनी, उनको उनके हिस्से की मिल गई थी।
अब ये कहना कि ये सीटें खाली हैं, ये तो ऐसी है कि अगर इलेक्शन 90 दिन तक नहीं हो सकता, आप कहीं यार अपने 4 बंदे बिठाने लगे यानी सीटों के ऊपर ताकि अवाम की नुमाइंदगी से महरूम ना रहे। तो ये तो उसी तरह की है कि वो एक जो है ना वो हसरत ऊंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। अब्दुल्ला साहब एक बात बताइए, पाकिस्तान अमलन एक अरसे से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार है और अब केपी में भी दहशतगर्दी जो है वो अरूज पर है। और मैं अगर मोहतात ज़ुबान में भी कहूँ तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ और दहशतगर्दों के साथ हालत जंग में नहीं है? बात यह है कि ये हालत जंग में पाकिस्तान नहीं है, ये समझे कि पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूर हालत जंग में है, क्योंकि वहाँ पे मैं समझता हूँ इंसर्जेंसी की वो कैफियत नहीं है कि लोगों के लिए लॉलेसनेस की कैफियत बनी हो। हालात कंट्रोल के अंदर हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आर्मी जाएगी वहाँ पे आप नॉर्मल लॉ से काम नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, वहाँ पे पुलिस का वो दायरा इख्तियार नहीं रहता, उस तरीके से आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन जिन जगह पे ये इस वक्त पोजीशन है लॉलेसनेस की, को टेररिज्म की, तो मेरा ख्याल है आर्मी बखूबी उसको टैकल कर रही है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे 2, 4, 10 फौजी किसी एक इंसिडेंट में शहीद हुए हैं, ठीक है ना, उसकी कास्ट यानी उसका रिटर्न क्या है? रिटर्न यह है कि पूरे बाकी मुल्क में हमारे पास अमन है। तो ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपको याद होगी कि पूरे का पूरा मुल्क हालत जंग में था, कई साल रहा है। अब अफ़गानिस्तान में अगर कोई मसला है तो पूरा मुल्क तो हालत जंग में नहीं है। ठीक है, तो हमारे भी ये कि सरहद के कुछ इलाके हालत जंग में ज़रूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तरह की हमारी वो सिविल वार वाली कैफियत नहीं है। यानी अब कौम बड़ी हद तक क्लियर है कि भाई हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। पहले तो यही बड़ा कन्फ्यूजन था ना कि कुछ हमारे अपने दहशतगर्द हैं, कुछ हमारे दुश्मनों के दहशतगर्द हैं। गुड तालिबान और बैड तालिबान। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये गुड और बैड तालिबान किसने शुरू किया था? मेरा ख्याल है जिनको इस वक्त भुगतना पड़ रहा है ना, उन्होंने ये शुरू किया था। देखिए ना, सिविल तो ये काम नहीं कर सकती थी ना, आर्मी वालों को जो हेल्प देते थे। देखिए ना, अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग थी, उस जंग से आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते थे। बहरहाल आपको कुछ ना कुछ किरदार अदा करना पड़ा उस जंग के अंदर। जिन लोगों ने हमारे लिए उस जंग में किरदार अदा कर दिया वो हमारे लिए गुड तालिबान थे। ठीक है, देखिए ना, हम पाकिस्तानी फ़ौज तो नहीं वहाँ पे भेज सकते थे। ठीक है, तो हमारी फ़ौज जहाँ जहाँ पे भी इन्वॉल्व थी उस तरह की स्ट्रेटजी के साथ वो ठीक था। ये देखें ना, ये अगर स्कूल का एक बच्चा कहे जी मेरे तो आपने ये चीज़ें पढ़ाई थी, अब मैं कॉलेज में वही चीज़ें पढ़ूँगा, मैं वो उस वक्त के हालात का एक तकाजा था। उस वक्त इंडिया भी हमारे साथ प्रॉक्सी वार में मौजूद था, रशिया भी मौजूद था, फिर जब अमेरिका है तो अमेरिका मौजूद है। सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ नेटो के कुछ 34-35 मुल्क साथ उसके साथ शामिल हैं। तो हम तालिबान को क्या किसी के वैसे ही रहम करम पे छोड़ देते कि वो नेटो उस पर कब्जा कर ले, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर आ जाए? वो चाइना की एक अपनी स्ट्रैटेजी थी, जब नेटो आया तो रशिया की एक अपनी स्ट्रैटेजी थी। तो पाकिस्तान ने बहरहाल बैलेंस आउट करना था, तो वो हमारी एक मजबूरी है। अभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी आर्मी को ज़रूरत पड़ेगी या गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी भी हम किसी की सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मुल्क का मफाद और मुल्क का दफ़ा ये सबसे अहम चीज़ है। तो अगर अभी भी हमें कोई गुड तालिबान बनाने पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि कौम के से किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी, वो करेंगे। ठीक है, नाम उसका ज़रूरी नहीं, अब तालिबान हो और रज़ाकार कोई नाम लिया जा सकता है। नाज़रीन, हम वक्फे पे जाने से पहले मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुल्ला साहब, स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो वो तो इस जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, जो जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है, उसमें तो जो वाहिद रुकावट हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि वो तो अपने अलावा किसी को ना तो दयानदार समझते हैं, ना हुकूमत में आने के लायक समझते हैं। तो फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, और वैसे तो बहुत सारा मवाद मौजूद है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को एक मुल्क दुश्मन तखरीबकार जमात के तौर पर बैन किया जा सकता है। और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत जो है वो उस मामले में कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रही है।
ऐलान उन्होंने पहले कर दिया, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड उन्होंने बाद में लिया और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हो गई है। तो इस पर हमारे नाजरीन को आप थोड़ा सा एजुकेट कीजिए कि पहले तो ये बात बताइए कि पाबंदी लगाना जो है ये एक आइनी अमल है, और फिर क्या क्या पीटीआई के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने के लिए आपके ख्याल में वो सब्सटेंस मौजूद है जिसके गिर्द पाबंदी का फ़ैसला किया गया है? सबसे पहले मैं जो है ना वो आपकी इस बात पे काफ़ी हैरान हूँ कि आपने खुद ही फैसला कर दिया है कि जमहूरी अमल में रुकावट इमरान खान साहब हैं। अच्छा यकीनन नहीं, उनके बयानात जो हैं, ठीक है वो यकीनन वो रुकावट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कई जगह पे उनकी हटदर्मी जो है वो जमहूरी प्रोसेस में रुकावट बनी है, लेकिन बात यही है कि सिर्फ क्या वो अकेले रुकावट है? बस सिर्फ मेरा आपसे इतना इख्तलाफ है कि भाई वो अकेले रुकावट नहीं है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी है। ठीक। अच्छा, आपका क्या मतलब है कि ये पाबंदी अब लगाने लगे हैं पीटीआई पे? इलेक्शन में पीटीआई पे पाबंदी नहीं थी। मैं असल सवाल में आपकी तरफ बाद में इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप ये देखें ना कि कितनी मज़ाक़ खेसी बात है कि एक पार्टी के कैंडिडेट को आप इलेक्शन में वो कागज़ जमा कराने जाता है, आप उसको कागज़ जमा नहीं कराने देते, फिर आप उससे इंतखाबी निशान छीन लेते हैं, फिर आप उनको कंपेन नहीं चलाने देते, फिर जिस बंदे ने कैलेंडर की 1 तारीख की मजम्मत नहीं की उसको आप मंजर यहाँ पे नहीं आने देते। तो ये सब के बावजूद अगर आप समझते हैं कि अभी आपने उस पर पाबंदी लगानी है तो ये सिर्फ आपका हुस्न ज़न है कि पाबंदी नहीं लगी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक बात बताइए, ये जितने फैक्टर्स आपने बताए हैं, क्या ये फैक्टर्स पहले भी रूबे अमल नहीं होते रहे? क्या नून लीग पर भी ऐसा नहीं होता रहा? देखिए, नून लीग से भी तो पार्टी का निशान छीना गया था ना, तो उनके कई मेंबर अभी तक सेनेट में आज़ाद मेंबर के तौर पे बैठे हुए हैं। देखिए, जब भी पॉलिटिकल आप करते हैं ना कि भी अब प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, मतलब इलेक्शन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उससे पहले आप बहुत कुछ करते रहे 9 मई के हवाले से, लेकिन जब एक प्रोसेस शुरू हो जाता है ना तो फिर उसके लिए कम से कम फेस सेविंग के लिए फिर उसमें रुकावट कभी नहीं किसी ने डाली। यानी वो बंदे को उठा के आप गिरफ्तार कर सकते हैं अगर कोई आपका रीज़न है, नहीं रीज़न कि मुकदमा बनाए तो गिरफ्तार कर लें, ये कागज़ जमा ना कराने देना, कागज़ के ऊपर जायज़ इतराज़ लगा देना, इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाद का नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी तो थी, मतलब है को अपना पार्टी का टिकट जमा करवा सकते थे हर अलग अलग निशान के ऊपर। बात यह है कि भाई इलेक्शन को सैबोटाइज करने के लिए यही तो एलिमेंट है, और कौन से एलिमेंट है? ये सारे एलिमेंट आपने इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, वैसे एक बात छोटी सी बताएं अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्या पीटीआई ने बहुत बड़ी हमाकत नहीं की कि जब आज़ाद मेंबरान उनके जीत कर असम्बली में गए तो उस वक्त पीटीआई मौजूद थी ना, उस वक्त तो इंतखाबी निशान का मसला नहीं था, तो उन्होंने चुन के एक ऐसी पार्टी का ज्वाइन करने के लिए इंतखाब क्यों किया जो असम्बली में थी ही नहीं? क्या ये हमाकत की सुपरलेटिव डिग्री नहीं है? इलेक्शन कमीशन पार्टी को ऐसे ही तासर देता रहा जैसे ये पार्टी अब बैन है। पार्टी हो गया, चलो वो हो गया, पार्टी के तौर हो गया, तो जो पार्टी ज्वाइन कर रही थी उन्होंने वो देखें, वो बहुत सारी हमाकतें हो सकती है। अभी मैं पाबंदी की तरफ आता हूँ आपकी। गवर्नमेंट पाबंदी लगाना चाह रही है इमरान खान साहब पे, उनकी पार्टी पे, और वो मुकदमा भी करना चाह रहे हैं 3 बंदों पे, इमरान खान साहब, सदर साहब और अच्छा, जबकि हमारा आइन कहता है कि असम्बली की कोई भी कार्रवाई जो है या उससे रिलेटेड सदर या वज़ीर आज़म अपनी ड्यूटी के हवाले से जो भी काम करेगा उसके हवाले से उसको अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, तलब तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गद्दारी का मुकदमा कायम किया जा सकता है। ये तो अजीब सी बात लगती है। दूसरी बात ये मुझे सियासतदानों की देखे ना वीकनेस है। आप कहते हैं जी हमें कोई कुछ नहीं पूछ सकता, हमारा एहतसाब अवाम करेंगे। ठीक है भाई, पीटीए का भी एहतसाब अवाम को करने दें। मैं आपके लल्ले दल्ले के कोई बात करें, हम कोई इलीगल काम की बात की जाए, कोई इख्तियार नजायज़ आप जब अपने लिए लेजिस्लेशन अपनी ज़ात के लिए करते हैं तो बात करें, तो कहते हैं हमें अवाम पूछेंगे, अवाम को फैसला का इख्तियार दिया जाए। जमहूरियत का यही हुसन है, तो इस जमहूरियत के हुसन को चलने दें। तीसरी चीज़, देखें आप पार्टी पर पाबंदी लगा दें, उसका क्या मतलब है कि पार्टी के जितने भी वर्कर और MNA MP हैं ये सारे के सारे सियासत से आउट हो जाएंगे। वो सियासतदान रहेंगे, वो सियासत भी करते रहेंगे।
कितनी पार्टियां हैं जो नाम बदल के दूसरी उनके ऊपर बैन लग जाएगा कि दूसरी पार्टी नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे नाम से पार्टी आ जाएगी। ये तो बचकाना सी ख्वाहिश है उनकी, और उसकी बुनियाद सिर्फ वही है कि 2/3 अक्सरियत थी उनकी, वो किसी के साथ एक सफ़े के ऊपर थे, वो सफ़ा फटता नहीं, लेकिन वो तो अब ख़त्म हो जाएगी ना जब, मैं वही कह रहा हूँ, वो एक सफ़ा फटता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें। तो वो जो फटा हुआ सफ़ा है ना, वही उनके लिए वबाल बना हुआ है, और वो चाहते हैं कि भी हमें कोई ऐसी सूरत मिल जाए कि हमें अपोजिशन बर्दाश्त ना करनी पड़े। अब्दुल्ला साहब, हम क्योंकि प्रोग्राम के लास्ट चंक की तरफ जा रहे हैं, एक बात बताइए कि ये मामलात कब ठीक होंगे, हम इस रविश से कब बाहर आएंगे, हम कब मैच्योर होंगे? 24 करोड़ आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, दुनिया में इस वक्त जो डिक्लेयर्ड एटमी ताकतें हैं वो 7 हैं। जी ठीक है, तो पाकिस्तान उन 7 में भी शामिल है। मैं ये समझता भाई साहब कि इसका आसान सा जो सोल्यूशन है ना, PTI से हमें बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नून लीग से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा नवाज शरीफ की पार्टी के 3 MN लोटा बने थे, तो इनके कारकुनों ने उनके घरों के बाहर एहतजाज किया था और उनकी सियासत दफना दी थी एक तरह से, और PTI के कारकुनों ने अपनी लिमिट क्रॉस की बेशक, लेकिन उन्होंने काफ़ी पब्लिकली लोगों का एहतसाब किया है कि जिनको समझते कि ठीक नहीं है। यकीन करें इस कल्चर की हर पार्टी में ज़रूरत है, लेकिन शाइस्तगी के साथ। नून लीग में कुछ 10 बंदे तो होना यार जो खड़े होकर असम्बली में, शहबाज साहब आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, नवाज साहब आपका ये ठीक नहीं है, डार साहब आपका ये काम ठीक नहीं है, 10 ना सी 2 बंदे हो जाएं, चलें जी असम्बली का फ्लोर जी पब्लिक फोरम है, कोई पार्टी के फोरम पे बोल पड़े, कोई एक बंदा तो हो पार्टी के अंदर बोलने वाला। हर पार्टी को चाहिए कि 2-4 बंदे जो है ना अपने विसल ब्लोर वो तैयार करें, कारकुनों में से करें, इस मुल्क में जमहूरियत का बेड़ा गर्क ना करें, इसको मजबूरियत से निकालें और जमहूरियत बनाएं। अभी ये मजबूरी है उन लीडरों की कि वो पार्टी के अंदर रहना है ना उन्होंने, तो बोल नहीं सकते, ये मजबूरी ख़त्म करें, इसको जमहूरी बनाएं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, हमारी आज तक जो पार्टियाँ बरसर इक़्तिदार रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो PTI हो, ये शख्सी पार्टियाँ हैं। जी जी, इनमें से अगर शख्सियत को निकाल दिया जाए तो पार्टी तो एग्जिस्ट करती नहीं है। जी, फिर आप कैसे तवक्को करते हैं? यानी इमरान खान साहब को पता है कि ये जितने MP MNA हैं, ले पाड़े हैं, इन सब को जो वोट पड़ता है वो मेरी शक्ल देख के मिलता है, जी। तो उनको देखिए ना, मैं पहले भी शुरू में यही अर्ज़ किया था कि इनमें से कोई शख्स भी मुखलिस नहीं है, ये अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते, ज़ात से आगे सोचे। पूरी दुनिया में मैनेजमेंट का बेसिक एक प्रिंसिपल है कि जो क़यादत है उसकी पहली ड्यूटी ये है कि उसे मुतबादल क़यादत तैयार कर रही है। ठीक है जी, तो तैयार की है ना, नहीं, नून लीग ने तैयार की ना, लेकिन वो जमहूरी असूलों पे तैयार नहीं ना की तो फिर वो मुतबादल क़यादत नहीं है। ये इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, नवाज शरीफ को भी, शहबाज। देखिए अल्टीमेटली इन्होंने मर जाना है। नहीं, आपका ख्याल ये है हो जाना ना कि जो बच्चे हैं वो मुतबादल क़यादत नहीं है? मुतबादल क़यादत नहीं है। देखिए इन बच्चों की सोच, इन्हीं के मशवरों से वो हुकूमत कर रहे हैं। ये बच्चा हुकूमत में आके क्या नया काम कर लेगा? कोई नई क़यादत आने दें ना। दूसरी बात है कि अपनी पार्टी के अंदर कुछ लोगों को बोलने की इजाज़त दे दें, कोई पॉलिसियों में मुशावरत लें। या जो डकोसरे वाला इजलास हो रहा है ना कि आज हम मुशावरत करेंगे PTI पे पाबंदी की, तो ये मुशावरत का मतलब है कि हर बंदा हमारी हिमायत करेगा। मुशावरत ये है, हाँ, कि जिसे हमारी हिमायत ही ना करनी उसको पार्टी के इजलास ही निकाल देना उन्होंने। उसको सेंट्रल एग्जेक्टिव जरदारी साहब के बारे में एक दफ़ा इतना ज़्यादा बोल पड़े थे। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।